Hey everyone, welcome back to your psychology teacher। हम यूजीसी नेट जो 2024 का पेपर है साइकोलॉजी का वो सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। लेट्स बिगिन पार्ट 2। यहाँ पे भी हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस एज पर द स्टेप्स इन्वॉल्व। हमको फैक्टर एनालिसिस के स्टेप्स बताने हैं। सबसे पहले क्या होगा फैक्टर एनालिसिस में, हम नेम दे देंगे क्या, नहीं, बार्टलेट टेस्ट, नो। सबसे पहले होगा कंप्यूटेशन ऑफ को रिलेशन मैट्रिक्स। जब हमको पता चलेगा कौन सा किसके साथ रिलेटेड है और क्या रिलेशनशिप है, उसके बाद ही तो हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम बार्टलेट टेस्ट करेंगे कि एक्चुअली में ये करने के हिसाब का है भी कि नहीं है। जब ये हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, देन वील डू फैक्टर एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या कॉमन फैक्टर एनालिसिस ये सब यूज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, फैक्टर एनालिसिस होगा, फैक्टर रोटेशन होगा एक्चुअली। फैक्टर रोटेशन जो है, फैक्टर रोटेशन में दो तरीके का होता है, एक ऑर्थोगोनल होता है, जब हमको पता हो जाता है फैक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, और एक ऑब्लिक होता है जिसमें हमको पता चल जाता है कि ये रिलेटेड है, राइट। देन उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, फैक्टर नेमिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन डी सबसे पहले, तो ऑप्शन डी यहाँ है, यहाँ है। देन ऑप्शन नंबर बी, बी इज ऑल्सो हियर एंड हेयर। देन फिर हो जाएगा ई, ई कहाँ है, ई सिर्फ ऑप्शन बी में है। फिर चेक कर लेते हैं लास्ट में सी ही है क्या, तो यहाँ पे सी है ऑप्शन नंबर 4, यस। एंड ए जो है 5, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज डेवलप्ड अ टूल टू मेजर ऑर्गेनाइजेशनल लॉयलिटी। ठीक है, एक जो टूल है वो बनाया है, साइकोलॉजिकल टूल। यहाँ पे हमको स्टेप्स बताने हैं, उसको जो फॉलो करने का मतलब जो टूल कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो टूल कंस्ट्रक्शन एक टॉपिक भी है अलग से नेट में, उसके स्टेप्स बताने हैं हमको। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आइटम राइटिंग होता है ना, आइटम लिखेंगे हम। आइटम लिखने के बाद क्या करेंगे, आइटम लिखने के बाद पहले अगर आप चाहें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ऑप्शन ई यहाँ और यहाँ दिख रहा है, इसके पहले हमको पता है कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आइटम राइटिंग के बाद जब आइटम चेक हो जाएंगे, मतलब हम पायलट स्टडी कर लेंगे, तो आइटम डिस्क्रिमिनेशन और डिफिकल्टी इंडेक्स जो है दोनों मेजर करेंगे। यहाँ पे डिफिकल्टी दिया नहीं है तो हम डिस्क्रिमिनेशन को ही लेके चलते हैं। तो सी कहाँ है, सी यहाँ पे है। फिर क्या करेंगे हम, फिर रिलायबिलिटी चेक करते हैं, फिर वैलिडिटी चेक करते हैं। तो क्रॉनबेक अल्फा जो है वो क्या है, रिलायबिलिटी का टेस्ट है, तो यहाँ थर्ड हो जाएगा। फिर नॉर्म्स तो हम लास्ट में ही बनाते हैं, इसके पहले क्या हो जाता है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस हो जाएगा। एंड लास्ट क्या है, नॉर्म, तो हमारा ई आएगा, देन बी, नहीं ई के बाद तो सी होना चाहिए ना, हाँ ई के बाद सी आएगा। देन क्या आएगा, ए, ओके ए यहाँ पे है, देन डी, एंड देन बी। ओके, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेशन एज अ स्टेट ऑफ माइंड कैन बी अचीव बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ। मेडिटेशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, धारण दिया है, वासन दिया है, ध्यान दिया है, समाधि दिया है, जुगुप्सा दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो, धारण दिख रहा है हमको, ध्यान दिख रहा है, समाधि दिख रहा है। अष्टांग योग अगर आपने पढ़ा होगा तो अष्टांग योग में क्या क्या, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारण ध्यान समाधि। तो धारण है, ध्यान है और समाधि है, इनसे ही तो हम मेडिटेशन वाला स्टेट अचीव कर सकते हैं। तो ए सी एंड ई जो है हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए सी एंड ई मतलब ऑप्शन ई। अष्टांग योग से भी आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो आई थिंक आई हैव मेड अ यूट्यूब शॉर्ट अबाउट इट, 1.5-2 मिनट का है। इजीली आपको सब कुछ पता चल जाएगा उसमें क्या होता है, और इसमें यम के कितने एलिमेंट्स हैं और नियम के कितने एलिमेंट्स हैं, उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 29, सिलॉजिस्टिक रीजनिंग कंसिस्ट ऑफ। सिलॉजिस्टिक रीजनिंग में वो होता है ना कि एक मेजर प्रेमाइज देते हैं वो लोग, देन एक माइनर प्रेमाइज देते हैं, फिर कंक्लूजन होता है, ठीक है, ऑल ऑल ह्यूमंस आर सॉक्रेट्स ऐसे करके लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे 2 प्रेमाइसेस आना कंक्लूजन, ये तो सही हो गया। द टर्म्स विद इन अ सिलॉजिज्म आर ईदर स्टेटेड पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ये भी ठीक है ना। देन दे आर ईदर वैलिड और इनवैलिड, ये भी ठीक है, या वो वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे। देन ए बी सी तो सही है। देन सिलॉजिज्म आर प्रेजेंटेड इन इफ देन, नहीं इफ देन में कंडीशनल प्रेजेंट होते हैं, सिलॉजिज्म नहीं होते कि इफ ऐसे होगा तब ऐसे होगा। पीपल ईदर अफर्म और डिनाई द एंटीसिडेंट, नहीं ये भी कंडीशनल में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी करेक्ट हो गए, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर।
देन 30 जो है ये हमको बायोसाइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया है। प्री सेंट्रल गायरस, बेसिल गैंग्लिया, पोस्ट सेंट्रल गायरस, सेरिबेलम। देखो पहले क्या होता था, पहले ऐसे बेसिक ही पूछते थे कि बेसिल गैंग्लिया, सेरिबेलम। अभी ऐसे भी पूछने लगे हैं, मतलब आपको थोड़ा और ज़्यादा डीप में स्टडी करना पड़ेगा बायोसाइकोलॉजी। ओके, सेरिबेलम का हमको तो इजीली पता चल जाएगा ना, सेरिबेलम क्या होता है। सेरिबेलम एक स्ट्रक्चर होता है कहाँ पे, हाइंड ब्रेन में, तो यहाँ डी का तो 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, कोऑर्डिनेशन इन सबको मैनेज करता है। क्या काम, किसका काम रहता है ये, सेरिबेलम का। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, ये सारी चीज़ें दिस वुड बी डन बाय सेरिबेलम। तो डी का 2 हमें कहाँ दिख रहा है, डी का 2 हमको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो ये और ये तो गलत हो गए। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, प्री सेंट्रल गायरस। प्री सेंट्रल गायरस क्या करता है, वॉलेंटरी मोटर मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे एक कॉर्टिकल मोटर एरिया है और एक सब कॉर्टिकल मोटर एरिया है। तो जो प्री सेंट्रल गायरस गायरस है ना, कॉर्टिकल मोटर एरिया वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया। बेसिल गैंग्लिया, बेसिल गैंग्लिया तो हमको पता है सब कॉर्टिकल मोटर एरिया, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस जो है ये क्या करता है, प्राइमरी सोमैटोसेंट्री कॉर्टेक्स में होता है, तो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तो ये है, तो यहाँ पे पोस्ट सेंट्रल गायरस यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ये जो टच होता है, पेन होता है, ऐसे करके जो भी सोमैटोसेंट्री चीज़ें होती हैं उसको मैनेज करता है। तो यहाँ पे 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस मतलब आने की टेंडेंसी है अभी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, अरेंज द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। ये आ गया वो वाला क्वेश्चन जो सबसे ही बन जाएगा। ठीक है, आइटम डिफिकल्टी में इसका इंडेक्स 0.90 के ऊपर होगा, राइट, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको बस हमको अरेंज करना है। सबसे पहले क्या होता है, ओरल स्टेज होता है, देन एनल स्टेज होता है, देन फैलिक स्टेज होता है, फिर लेटेंसी होता है, लास्ट होता है जेनाइटल। तो सी ई डी, सी ई डी कहाँ लिखा हुआ है भाई, सी ई डी ये लिखा हुआ है, इधर भी है इधर भी है। उसके बाद ए एंड बी, सी ई डी ए बी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। अरेंज द नेगोशिएशन स्टेजेस फॉर रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है उसको हमको नेगोशिएट करना है, उसके स्टेजेस बतानी है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ऑब्वियसली हम प्रिपेयर ही तो करेंगे। ठीक है, अब जिसको नहीं आता है ना वो क्या सोचेगा, ला कि कंक्लूजन तो लास्ट में होता है तो कंक्लूड लास्ट होगा, पर नहीं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आप प्रिपेयर करोगे, फिर आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे, वैलिडेट करोगे, देन यू विल बार्गेन कि क्या चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ चीज़ कम कर सकते हैं क्या। देन आप कंक्लूड करोगे कि ठीक है हमारा प्लान जो है, ठीक है वो बन गया है, हमारी स्ट्रैटेजी तैयार हो गई है, एंड लास्ट में आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, सो दिस वुड बी द सीक्वेंस बी सी ए। बी सी ए किस में दिया है, बी सी ए, देन ई एंड द लास्ट वन इज टी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Then which of the following is not a property that makes scales measurement different from one another? Easy question, बहुत easy question है again ये। यहाँ पे हमारे पास, हमको पता है 4 स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, राइट। तो हम मैग्नीट्यूड के बेसिस पे मेजर करते हैं, इक्वल, इंटरवल, रैंक्स के बेसिस पे, एब्सोल्यूट जीरो के बेसिस पे। ट्राइंगुलेशन इज नॉट एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट अ प्रॉपर्टी पूछा था। देन अगेन टेस्ट, देखो टेस्ट कंस्ट्रक्शन से थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन है ये। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सीक्वेंस टू डेवलप अ स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट। बनाने के लिए कोई भी साइकोलॉजिकल स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइटम राइटिंग होगा, प्लान करेंगे, प्रपोजल होगा, फिर आइटम राइटिंग होगा। आइटम लिखने के बाद हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आइटम डिफिकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेशन, ये सब मेजर करेंगे। आइटम एनालिसिस होगा, वो स्टेप दिया नहीं है। देन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग होगी। फिर क्या होता है, फिर नॉर्म्स बनते हैं, हम नॉर्म्स बनाते हैं। एंड लास्ट में क्या हो जाता है, टेस्ट की मैनुअल जो होती है उसका प्रिपरेशन होता है। तो बी ए सी कहाँ दिया हुआ है भाई, बी ए सी यहाँ दिया है ऑप्शन सी में, देन ई एंड द लास्ट इज टी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Then arrange the stages, the following stages of group creativity in order of their occurrence। कैसे होती है ग्रुप क्रिएटिविटी, पहले के टाइम पे मतलब जो क्वेश्चंस आते थे ना वो ग्रुप फॉर्मेशन का सीक्वेंस पूछ लेते थे, इजी इजी वैसे रहते थे। अभी थोड़ा इनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ रहा है।
ऑप्शन 1 है ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन कन्फ्रंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडिया फाइंडिंग, ग्रुप इंटरैक्शन, सॉल्यूशन फाइंडिंग। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करेंगे, बेसिक सी बात है, ठीक है? तो कन्फ्रंटेशन ऑफ प्रॉब्लम कहाँ दिया हुआ है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वैसे तो यही करेक्ट हो जाना चाहिए, पर हम बाकी देख लेते हैं। प्रॉब्लम कन्फ्रंट करने के बाद क्या होगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, लोग सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रुप इंटरैक्शन होगा, फिर आइडिया को फाइंड करेंगे, एंड लास्ट में सॉल्यूशन फाइंडिंग होगी। यही सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लास क्लिफ रिफर्स टू, ग्लास क्लिफ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? हसलम ने दिया है। एक और कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एज ग्लास सीलिंग। दोनों से क्वेश्चंस आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। पहले डायरेक्ट पूछ लेते थे, इसकी डेफिनेशन ही पूछ लेते थे कि ग्लास क्लिफ क्या होता है। ग्लास क्लिफ इफेक्ट वो होता है जब विमेन या माइनॉरिटीज़ को ऐसे टाइम पे कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया जाता है जब वो फेल हो रही रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। When women and minorities are seen as better leaders because of their ability to manage crisis, this can or cannot be the correct answer. When women and minorities are discriminated against because of their ability, नहीं ये तो गलत है। Promoted in organization that are thriving, नहीं thriving नहीं failing, उस टाइम पे प्रमोट होती हैं। When women and minorities are given more time to solve problem, नहीं। दिस ऑप्शन इज नॉट पूरा का पूरा करेक्ट, बट यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन अगर हमको देखना है सो दिस वुड बी द ओनली राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे फेल हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बुरी कंडीशन में होती है, इसलिए उनको लीडर्स बना दिया जाता है। तो वो तो पॉजिटिव तरीके से उनको उसको बताते हैं कि उनके पास एबिलिटी होती है टू मैनेज क्राइसिस, बट द एक्चुअल रीजन इज कि वो ऐसे लोगों को वहाँ पे चढ़ाना चाहते हैं उस पोजीशन में जो इजीली उसको क्या हो, मतलब उनके पास ब्लेम ना आए, जो ऑलरेडी लीडर्स हैं उनके पास ब्लेम ना आके इन लोगों के ऊपर ब्लेम चला जाए। दैट इज क्लास क्लिफ इफेक्ट, ओके। द प्रोफेशनल इशू अलोन डज नॉट डिटरमाइन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेस्टिंग, इट इज ऑल्सो शेप्ड बाय मॉरल इश्यूज। कौन कौन से मॉरल इश्यूज आते हैं जब भी हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं? तो ह्यूमन राइट का वायलेशन तो है ही, बहुत बार होता है, ठीक है। डीह्यूमनाइजेशन कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज, बट एग्जैक्ट जो मॉरल इशू है वो नहीं है। डिवाइडेड लॉयल्टीज भी नहीं होगा। लेबलिंग होता है, बहुत बार हम बच्चों को या किसी को ऐसा लेबल कर देते हैं कि इसके अंदर न्यूरोटिक टेंडेंसी है, तो वो ना चाहते हुए भी उसी एक बॉक्स में रह जाते हैं लोग। इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी भी होती है। तो ए, डी एंड ई वुड बी द करेक्ट आंसर। ए, डी एंड ई, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। The mental rehearsal by the patient about the potentially unpleasant event and gaining information during the course of treatment process is known as, definition ही दे दी है किसकी है ये? वर्क ऑफ वरिंग की। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क ऑफ वरिंग। इसमें क्या होता है, पेशेंट एक कोपिंग होती है कि जो वो बार बार रिहर्स करता रहता है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है एवरी बिहेवियर हैज़ अ कॉज एंड दैट कॉज इज टू बी फाउंड इन द माइंड। ये किसने बोला है? ये फ्रॉइड ने बोला है ना। अगर कोई हम उन्होंने बोला है स्लिप ऑफ टंग होती है अगर, या तो फिर ड्रीम भी होते हैं या नॉर्मल जो भी थॉट्स आते हैं, तो इन सब का जो भी बिहेवियर हो रहा है इसका कॉज होता है जो कि अनकॉन्शियस में होता है। हाँ ना, वही इट इज फाउंड इन द माइंड दैट इज इन अनकॉन्शियस। तो ये किसने बोला है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिक डिटर्मिनिज्म बाय फ्रॉइड। बहुत बार होता है टीचर को हम कई बार मैम को मॉम मम्मा मम्मा या मॉम बोल देते थे, ठीक है, तो वो ट्रांसफरेंस से रिलेटेड है। ऐसे करके इन्होंने बोला है कि हर एक बिहेवियर का कॉज होता है। 40 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च के बारे में पूछ लिया। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कैन बी यूज्ड इन फील्ड एज इन लेबोरेटरी सेटिंग्स, नहीं। बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन नेचुरल सेटिंग, ये क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सर्वे में क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये यहाँ 4 हो गया। देन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है? फील्ड में भी हो सकता है, लैब में भी हो सकता है, तो ये 2 हो गया। केस स्टडी में क्या होता है? डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है द लार्ज स्केल attempts to identify risk factors that predict the development of certain diseases, इसको क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज है ना ये तो। इजी क्वेश्चन अगेन। ऑप्शन 1 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। डेफिनेशन ही पूछ ली है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है। फियर एज एन एक्वायर्ड ड्राइव, फ्रस्ट्रेशन, लाइफ स्पेस, बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी तुमको पता है किसने दिया है? हीदर ने दिया है ना। हाइदर हीदर जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, तो ये 1 हो जाएगा।
ठीक है। लाइफ स्पेस की बात कर्ट लेविन ने की है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन और फियर एज एक्वायर्ड ड्राइव, तो देखिए माइलर, जो नील माइलर थे, इन्होंने क्या बोला था कि फियर जो है ना, वो कंडीशनिंग के थ्रू लर्न कर सकते हैं लोग, मतलब लोग जो है वो लर्न कर लेते हैं। तो एज एन एक्वायर्ड ड्राइव बताया है इसको, तो ये 4 हो जाएगा। और फ्रस्ट्रेशन की बात एम्सिल ने की है। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने इनकी ही थ्योरी, जो माइलर की थ्योरी थी, इसको एक्सटेंड किया था और फियर के साथ फ्रस्ट्रेशन को ऐड कर दिया था और फ्रस्ट्रेशन को बता दिया था कि वह कैसे एक्वायर्ड ड्राइव है। तो यहाँ पे बी का 3 हो जाएगा एम्सिल। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। Question number 43 again, match the following: humoral immunity, cell mediated immunity, phagocytosis, cytokine level. Phagocytosis का मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स को वो खा जाते हैं, है ना, इंजेस्ट कर लेते हैं। तो सी का हो गया 1। हमको सी का 1 देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो कई बार ऐसे करके अगर आपको नहीं भी आ रहा है, तो अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है करेक्ट, तो आप बाकी कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, तब भी बाकी देख लेते हैं। साइटोकाइन लेवल, साइटोकाइन लेवल का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, जो भी सूजन होती है, जो भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके बारे में इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 हो गया। देन ह्यूमरल इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट्स मैनेज करते हैं, एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी के टाइम पे वापस। चलिए फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन फोकसेस ऑन द आइडिया दैट बिहेवियर इज ड्रिवन बाय इंटरनल डिजायर्स एंड बायोलॉजिकल नीड। बायोलॉजिकल नीड, इंटरनल डिजायर्स की बात कौन करता है, ड्राइव थ्योरी करती है। अगेन इजी क्वेश्चन। इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है वो किसकी बात करती है, वो इननीड, जो इनबॉर्न चीज होती है उसकी बात करती है। इंसेंटिव, एक्सटर्नल रिवॉर्ड पे फोकस होता है, तो ये तो होंगे ही नहीं, कॉग्निटिव अप्रोच भी नहीं होगा। ड्राइव थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। Question 45. The gender issue consisting of many different perspectives focusing a different aspect of female experience. All feminist theory advocate the following. सारी feminist theory में ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि gender socially constructed है, हाँ। gender biologically constructed है, नहीं, gender तो social construct है, biological है नहीं। Men exercise power and control over women, हाँ ये रेडिकल फेमिनिज्म है। women's problems are due to external factors, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी बस हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन 46 है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक न्यूरॉन होती है, राइट, यहाँ पे उसके टर्मिनल बटन्स होते हैं, फिर यहाँ पे क्या होता है, सिनैप्स होता है, सिनेप्टिक क्लिफ्ट होता है, देन अनदर न्यूरॉन होती है जिसके डेंड्राइट्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे और कुछ तो दिया नहीं है, डेंड्राइट दिया नहीं हुआ है, तो एक्सॉन ही फर्स्ट आ जाएगा। एक्सॉन में आने के बाद सेकेंड में क्या होगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन डी ही होगा हमारा। तो अगेन एलिमिनेशन मेथड से डी कहीं और नहीं है तो यही होगा, आप कर सकते हो। पर बाकी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, टर्मिनल बटन में आएगा, राइट। फिर सिनेप्टिक विसाइकिल आएंगे, सिनेप्टिक विसाइकिल के बाद सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा वो, ठीक है, वही दिया हुआ है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इजी, एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली हो सकता है क्वेश्चन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन मैच द फॉलोइंग, इथोलॉजिकल थ्योरी है, इकोलॉजिकल थ्योरी है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, एपिजेनेटिक व्यू। Development is the result of ongoing bidirectional interchange between heredity and environment. ये तो definition ही है। This is the definition of what? Of epigenetic view. Right? तो यहाँ पे D का 1 हो गया। अगेन हमको एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बाकी भी देख लेते हैं। अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शेप बिहेवियर, ये किस में होगा, इवोल्यूशनरी में, है ना। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी यही तो, एवोल्यूशन वाली थ्योरी, कि अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेकेंड हो गया। देन इकोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है, कि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट सिस्टम, अलग अलग सिस्टम होते हैं, ब्रॉन फ्रेंडबेनर की थ्योरी। और इथोलॉजिकल थ्योरी क्या हो जाएगी, कैरेक्टराइज बाय क्रिटिकल पीरियड एंड इम्प्रिंटिंग। सो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन ए वुड बी आर करेक्ट आंसर। लास्ट 3 क्वेश्चंस।
द थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, जो TAT होता है, जिसमें आपको पिक्चर दिखाई जाती है एंड यू आर टोल्ड टू राइट अ स्टोरी अबाउट इट, राइट। ये एक तरीका का क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्टिव टेस्ट। वो कह रहे हैं कि किसकी थ्योरी पे बेस्ड है। अगेन इजी क्वेश्चन, मूरे की जो थ्योरी ऑफ नीड्स है उस पे बेस्ड है ना, ये तो आपने यूजी में ही पढ़ लिया होगा। दिस इज इजी। देन क्वेश्चन नंबर 49 है, इवगार स्केल असेसेस द हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न। जब भी न्यूबॉर्न होते हैं तो उनके ऊपर एक टेस्ट लगाया जाता है देखने के लिए कि वो हेल्दी हैं या उनमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जानने के लिए दिस स्केल इज अप्लाइड। तो स्केल का APGAR, यही नाम है ना, इवगार स्केल। तो ए स्टैंड्स फॉर अपियरेंस, कि बच्चे का कलर क्या है, पेल ब्लू है तो नहीं है, या एकदम पेल कलर तो नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। देन P स्टैंड्स फॉर पल्स, जिसका मतलब हार्ट रेट हो जाता है, हार्ट बीट हो जाता है। G इज फॉर ग्रिमेंस। ग्रिमेंस का मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी स्टिमुलस उनको दे रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं। बच्चे को थोड़ा सा मारा जाता है ना देखने के लिए कि वो रो रहा है कि नहीं रो रहा है, तो उसके वो जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं उसको मैनेज करते हैं, उसको देखते हैं, एसेस करते हैं। A स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी, यहाँ पे मसल टोन हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। जी हो जाएगी रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, एंड आर स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेशन, उसकी ब्रीदिंग सही है कि नहीं है, स्लो इरेगुलर तो नहीं है। तो यहाँ पे हार्ट रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, ये तीनों आ जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा CDE कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन द कॉमन बैरियर्स टू सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड द फॉलोइंग। जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस टाइम पे बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं। तो कॉमन बैरियर्स कह रहे हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमको पता है कौन कौन से हैं। फंक्शनल फिक्सेडनेस है। फंक्शनल फिक्सेडनेस का मतलब क्या होता है, अगर आपको नीडल दी है, आपको पता है कि नीडल का एक यूज़ है, तो आप दूसरा यूज़ उसका सोच ही नहीं सकते, तो ये तो है। मेंटल सेट भी है, कंफर्मेशन बायस भी है, क्या नहीं है, सब पोल नहीं है। सब पोल्स जो होते हैं वो तो मीन्स एंड एनालिसिस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पार्ट है, ठीक है, उसका, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सब ग्रुप सब गोल्स बनाते हैं एंड देन वी रीच टू द कंक्लूजन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा क्योंकि बोला था कौन सा नहीं है। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए पार्ट 1 के। पार्ट 3 में जो बाकी 50 क्वेश्चंस हैं हम वो कर लेंगे।